जय सिया राम। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक नंबर का 54% और उसी नंबर का 26% के बीच का डिफरेंस है 1260, तो उस नंबर का 66% बताना है। तो नंबर का 54% और 26% के बीच का क्या अंतर है? 28%। तो 28% का वैल्यू दिया है 1260, तो 66% निकाल लेंगे। एक नंबर का 45% 90 कम है उसी नंबर का 3/5 से, तो 3/5 का मतलब 60% होता है। तो एक नंबर का 45% और 60% के बीच में कितना डिफरेंस है? 15%। तो 15% का वैल्यू 90 दिया है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। इस सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो 8.33% कम है बी से। 8.33% का मतलब होता है 1/12। तो अगर बी 12 है तो ए 11 होगा। और फिर कहता है कि बी 16.66% कम है सी से। तो 16.66% का मतलब होता है 1/6। तो अगर सी अगर 6 है तो बी 5 होगा। हम लोग को ए इज टू सी निकालना है, तो ए इज टू सी के लिए ए इज टू बी इज टू सी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बी को समान कर देंगे। बी को समान करने के लिए ऊपर वह 5 से गुना किए, नीचे में 12 से गुना किए, तो इस तरह से हम लोग का ए इज टू बी इज टू सी निकल के आ गया। इस सवाल में कह रहा है कि ए जो है 8.33% कम है ए प्लस बी से। तो अगर ए प्लस बी का वैल्यू 12 है तो ए का वैल्यू 11 होगा। तो इससे हम लोग को ए का वैल्यू मिल गया 11 और बी का वैल्यू मिल गया 1। उसी तरह से फिर कह रहा है कि बी प्लस सी जो है वो 16.66% ज़्यादा है सी से। तो अगर सी अगर 6 है तो बी प्लस सी 7 होगा। तो यहाँ से सी मिल गया 6 और बी मिल गया 1। अब यहाँ हम लोग को बताना है ए इज टू बी इज टू सी। तो देखिए कि बी इक्वल है कि नहीं, बी दोनों में इक्वल है 1 1। इसीलिए हम लोग का रेशियो निकल गया आराम से ए इज टू बी इज टू सी 11:1:6। इस सवाल में कह रहा है कि 5/4 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। तो 5/4 इंटू 100 125%। इस सवाल में पूछ रहा है कि 2 इज़ वाट परसेंट ऑफ 50। तो 2/50 इंटू 100 4%। एक्स का इनकम 20% ज़्यादा है वाई का इनकम से। तो अगर वाई 5 है तो एक्स होगा 6। तो फिर कहता है कि वाट परसेंट इज़ वाइज इनकम लेस देन एक्स। तो वाई का इनकम कितना कम है एक्स से? 1/6 कम है। तो 1/6 का वैल्यू होता है 16.66%। 1% का हाफ को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? तो 1% क्या होता है? 1/100। तो 1/100 का हाफ 1/200। तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.005। 1206 का 1/3 कितना परसेंट होता है 134 का? तो 1206 का 1/3 पहले निकाल लेते हैं, 402 आता है। तो 402 कितना परसेंट है 134 का? तो 402/134 इंटू 100 300%। अगर एक्स वाई का 80% है तो वाट परसेंट ऑफ एक्स इज़ वाई। तो x इज इक्वल टू 80% ऑफ y। तो यहाँ से x और y का रेशियो मिला 4:5। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट x का y है। तो y का वैल्यू लिख देते हैं 5/4 इंटू 100, क्योंकि y का वैल्यू पूछा है इन टर्म्स ऑफ x का परसेंटेज। तो x है 4 और y है 5, तो 5/4 इंटू 100 125%। इस सवाल में कह रहा है कि अगर 8% ऑफ x 4% ऑफ y है तो 20% ऑफ x कितना परसेंट ऑफ y होगा? तो सबसे पहले तो 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई कर देते हैं। यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो निकलेगा 1:2, और या फिर कहें 10:20। तो बोला 20% ऑफ एक्स, तो 20% ऑफ 10 2 निकल के आता है। तो ये जो 2 है ये कितना परसेंट ऑफ वाई है? तो 2/20 इंटू 100 10% है। अगर 10% ऑफ एम इज इक्वल टू 20% ऑफ एन है तो एम इज टू एन का रेशियो निकालना है, सिंपल है। 10% ऑफ एम इज इक्वल टू 20% ऑफ एन करेंगे, यहाँ से एम और एन का रेशियो मिलेगा 2:1। इस सवाल में कह रहा है कि अगर 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी है और बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए है, तो एक्स का वैल्यू निकालो। तो हम लोग जानते हैं अगर 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी है तो ए बाई बी निकल के आ जाएगा 5/8। तो हम लोग को क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू। तो बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए है, तो बी की जगह 8 पुट कर देंगे और ए की जगह 5 पुट कर देंगे, तो ऐसे एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा 160। क्वेश्चन कह रहा है अगर 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी है तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का वैल्यू निकालो। तो हम लोग जानते हैं अगर 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी है, तो अगर इसको काटा काटी करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 2b आएगा। इससे a बाई बी का वैल्यू निकलेगा 2/3। अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए।
तो बी की जगह 3 पुट कर देंगे, ए की जगह 2 पुट कर देंगे, जो वैल्यू हम लोग का आया था, और इस तरह से हम लोग का आंसर निकलेगा 5/1। अगर 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी है, और b इज इक्वल टू 40% ऑफ सी है, और c इज इक्वल टू x% ऑफ ए है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, इससे a बाय बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/2। फिर दूसरा इक्वेशन दिया था b इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, तो यहाँ से c निकल के आ जाएगा क्योंकि b का वैल्यू 2 है, तो इस तरह से c का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5, और हम लोग को क्या निकालना है x, और c इज इक्वल टू x% ऑफ ए है, तो c इज इक्वल टू x% ऑफ ए, यहाँ c का वैल्यू डाल देंगे, a का वैल्यू डाल देंगे, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 500। अगर 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी है, तो व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, यानी कि b कितना परसेंट है a का। तो 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, यहाँ से काट कूट करके a बाय बी का वैल्यू आ जाएगा 4/1। फिर कहा था कि b का कितना परसेंट a है, तो मान लेते हैं कि b है 1, क्योंकि b का वैल्यू 1 आया है, तो 1 का r परसेंट 4 है, यानी कि a का r परसेंट b है, तो यहाँ से r का परसेंट निकल के आ गया 400%। अगर सुप्रिया का इनकम 8.33% ज़्यादा है किशोर से, तो अगर किशोर का इनकम 12 है तो सुप्रिया का 13 होगा। अब क्या रहा है कि हाउ मेनी परसेंट इज किशोर से इनकम लेस देन दैट ऑफ सुप्रिया, तो कितना कम है, 1 कम है, क्योंकि 13 और 12 का डिफरेंस 1 है, तो 1 कम है किससे, 13 से, तो 1/13 इंटू 100, 7.69%। अगर राम का इनकम 12 1/2% ज़्यादा है श्याम से, तो श्याम का इनकम कितना कम है राम से, तो 12 1/2% का मतलब होता है 1/8, तो अगर श्याम का इनकम 8 है तो राम का इनकम 9 होगा, क्योंकि राम का इनकम 1/8 ज़्यादा है। तो अब हम लोग को बोलना है कि श्याम का इनकम कितना कम है, तो 9 और 8, एक कम है, एक कम है, किससे करेंगे कंपैरिजन, 9 से, इसीलिए 1/9 इंटू 100, 11 1/9%। एक नंबर को हम लोग 36.36% से घटा दिए हैं, अब उसका परसेंट वैल्यू 315 है, तो उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या था, तो 36.36 का मतलब होता है 4/11, तो अगर पहले उसका वैल्यू 11 था तो अभी 4 घट के 7 हो गया होगा, तो अभी का वैल्यू यानी कि 7 का वैल्यू दिया है 315, तो 11 का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा ऑटोमेटिकली 465। राजेश का अमाउंट 41.66% से घट गया, तो कितना अमाउंट उसमें ऐड करेंगे कि वो ओरिजिनल अमाउंट बन जाएगा फिर से, तो 41.66 का मतलब होता है 5/12, तो अगर इनिशियल 12 है तो 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 7, तो कितना ऐड करेंगे कि वापस 12 हो जाएगा, तो 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे किस में, 7 में, तो 5/7 इंटू 100, 71.71 3/7%। अगर वीट का प्राइस 40% से बढ़ गया है तो हम लोग अपना कंजम्पशन कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर सेम ही रहे, तो हम लोग जानते हैं प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और अगर एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस 40% से बढ़ गया है, यानी कि 2/5 बढ़ गया है, तो 5 से 7 हो गया है प्राइस, तो कंजम्पशन क्या होगा, तो अगर प्राइस 5 से 7 हो गया है तो कंजम्पशन 7 से 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन से, तो अगर प्राइस 5 से 7 हो गया है तो कंजम्पशन 7 से 5 हो जाएगा, वही यहाँ पर किए हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम आ रहा है, तो अब हम लोग को बोलना है कि अब हम लोग को बताना है कि कंजम्पशन हम लोग कितना कम किए हैं, तो 7 से 5 कर दिए हैं, यानी कि 2/7 कम किए हैं, और 2/7 का वैल्यू होता है 28.56%। इस सवाल में कह रहा है कि अगर शुगर का प्राइस 20% से गिर जाता है तो हाउस होल्ड कितना अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। तो प्राइस देखिए 20% से गिर गया है, यानी कि 1/5 गिर गया है, तो अगर पहले 5 था तो अभी 4 है, तो अगर प्राइस 5 से 4 हो गया है और एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ सवाल में बोला था कि कितना कंजम्पशन बढ़ाएगा, तो 4 से 5 बढ़ा लिया है, तो कितना बढ़ाया है, 1/4 बढ़ाया है, यानी कि 25% बढ़ाया है। ये सवाल भी सेम है, एक बार आप देख लीजिए इसे। यहाँ पर 571/7% नहीं है, 57 1/7% है, जिसका वैल्यू होता है 4/7। इस सवाल में कहता है कि अतीक 2 कमोडिटी खरीद रहा है, शुगर और राइस,
तो शुगर का प्राइस 50% से बढ़ गया है और राइस का प्राइस 25% से गिर गया है, तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो देखिए, अगर राइस 1 kg 10 रुपये का मिल रहा है और शुगर 1 kg 10 रुपये का मिल रहा है, तो राइस का दाम घट गया 25%, यानी कि 7.5 रुपया हो गया होगा, और शुगर का दाम 50% बढ़ गया है, यानी कि 15 रुपया हो गया होगा। तो अब देखिए, पहले खर्चा हो रहा था 20 रुपीज़ और अब खर्चा हो रहा है 22.5 रुपीज़। तो कितना का अंतर हो गया? 2.5 रुपीज़ का अंतर हो गया है 20 रुपीज़ में। तो 2.5/20 × 100, 12.5% का अंतर हो गया है। 12.5% बढ़ गया है एक्सपेंडिचर। यही बताना था कि क्या नेट इफेक्ट होगा। तो 12.5% का नेट इफेक्ट होगा। कमोडिटी पर टैक्स 30% से गिर गया है, उसकी वजह से कंजम्पशन 30% से बढ़ गया है। तो हम लोग का इफेक्ट बताना है रिवेन्यू पर। तो देखिए, जब भी दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो और दोनों बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो उस केस में अगर नेट इफेक्ट पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है x+y+xy/100। फिर से सुन लीजिए, अगर दो ऑब्जेक्ट दिया गया हो और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता हो और आपसे पूछा गया हो कि नेट इफेक्ट क्या होगा, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, या दोनों बढ़ रहा है या दोनों घट रहा है, तो आपका नेट इफेक्ट क्या होगा, अगर ऐसा पूछ दे तो उस समय आपको फार्मूला लगा देना होगा x+y+xy/100। अगर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे और डिक्रीज़ हो रहा होगा तो नेगेटिव लेंगे। इस केस में ही हम लोग इसको फॉलो करके देखते हैं इस फार्मूला को। इसमें क्या रहा है कि कमोडिटी पर जो टैक्स है वो 30% से घट गया है और कंजम्पशन बढ़ गया है 30% से, तो रिवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक गिर रहा है 30% तो -30 कर देते हैं, और एक बढ़ रहा है 30% तो +30 कर देते हैं। इससे हम लोग को -9 निकलेगा वैल्यू। -9 का मतलब 9% डिक्रीज़ हो रहा है। इस सवाल में कह रहा है कि इमरजेंसी की वजह से हम लोग सीट इंक्रीज़ किए हैं 12.5% और टिकट का प्राइस इंक्रीज़ किए हैं 20%, तो क्या नेट इफेक्ट होगा रिवेन्यू जनरेटेड पे। तो अभी जो हम लोग पिछला सवाल में देखें नेट इफेक्ट का फार्मूला, उस फार्मूला को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और जिस तरह से यहाँ सॉल्व किए हैं ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सीट जो है 12 1/2% से बढ़ गया, यानी कि 1/8 से बढ़ गया। तो अगर पहले 8 था तो अभी 9 हो गया। उसके बाद प्राइस में क्या अंतर आया, प्राइस बोल रहा है 20% से इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 1/5 से इंक्रीज़ हो गया। तो अगर इनिशियल प्राइस 5 होगा तो फाइनल प्राइस 6 होगा। तो अभी सीट इंटू प्राइस कर देते हैं, तो पहले कितना होगा 8 × 5 40, और अभी कितना आ रहा है 9 × 6 54। तो अंतर आ रहा है 14 का। ये 14 का अंतर किस में है, 40 पे। तो 14/40 × 100 35% का नेट इफेक्ट हो रहा है, रिवेन्यू बढ़ जा रहा है 35%। इस सवाल में कह रहा है कि प्राइस राइस का, चावल का जो प्राइस है वह 1/6 से बढ़ गया, फिर अगेन वह 28.56% से बढ़ गया, उसके बाद ये घट गया 62.5% से। तो ये बताइए कि अगर एक पर्सन 2 kg राइस करंटली यूज़ कर रहा है और पहले वो 4 kg राइस कंज्यूम करता था, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसका एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर का चेंज निकालने के लिए हम लोगों को दो चीज़ चाहिए, प्राइस का भी चेंज मालूम होना चाहिए और कंजम्पशन का भी चेंज मालूम होना चाहिए। तो कंजम्पशन तो मालूम है कि पहले 4 kg कर रहा था और अभी 2 kg कर रहा है, तो ये तो मालूम है, लेकिन प्राइस नहीं मालूम है। तो प्राइस प्राइस का हम लोग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, पहले प्राइस ए था, तो तो बाद में प्राइस कितना हुआ, ए इंटू 7/8। 7/8 क्यों किया, क्योंकि 1/8 घट गया, इसीलिए हम लोग 7/8 किए। उसके बाद 28.56 बढ़ गया, यानी कि 2/7 बढ़ गया। तो अब कितना वैल्यू हुआ 9/7, इसीलिए इंटू किया 9/7 से। उसके बाद फिर से ये घट गया 62.5%, यानी कि 3/8 से घट गया, तो इसीलिए हम लोग इंटू करेंगे 5/8 से। तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोगों को प्राइस का रेशियो मिल गया 16:9। और जब हम लोग को प्राइस का रेशियो मिल गया, पहले 16 था अब 9 है, कंजम्पशन का भी रेशियो मिल गया, पहले 4 था अभी 2 है। तो इस केस में हम लोग एक्सपेंडिचर निकाल दिए कि पहले का एक्सपेंडिचर 64 था और अभी का एक्सपेंडिचर 18 है। तो कितना चेंजेस आया है, 46 चेंज आया है 64 में, इसीलिए आंसर आएगा 46/64 × 100। सिनेमा हॉल में जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 20% इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि 1/5 इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर पहले 5 था तो अभी 6 हो गया होगा। और वो कह रहा है कि प्राइस 10% से बढ़ गया है, तो यानी कि प्राइस अगर 10 होगा तो अब जाके प्राइस 11 हो गया होगा। तो पहले का कितना रिवेन्यू होगा, 5 × 10 50, और अभी का कितना रिवेन्यू होगा 6 × 11 66, तो 16 बढ़ गया है। तो वही हम लोगों से पूछा कि रिवेन्यू कलेक्टेड में
कितना परसेंट का नेट इफेक्ट है। तो 16 बढ़ गया है 50 में, तो 16/50 इंटू 100 32%। इसका ऑल्टरनेट मेथड है x + y + xy/100। इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। इस सवाल को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि टैक्स क्या होता है और टैक्स का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका कोई ट्रिक है या कोई फार्मूला है। तो यहाँ देखिए कि अगर आपका इनकम 100 रुपये है और अगर आपको टैक्स देना है 20%, तो अगर आप टैक्स दे दोगे तो नेट इनकम आपके पास कितना बचेगा? 80 रुपीज़। ठीक है। अब अगर टैक्स आपका 10% बढ़ जाता है, यानी कि पहले आप 20% टैक्स दे रहे थे, अब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो इनकम तो आपका 100 ही है और टैक्स हो गया 30%। तो अब आपके पास नेट इनकम कितना बचेगा? 70 रुपीज़। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम लोग 10% टैक्स बढ़ाए हैं तो हम लोग का नेट इनकम 10% घट गया है। फिर से कहता हूँ, जब हम लोग टैक्स 10% बढ़ाए हैं तो नेट इनकम टैक्स 10% घट गया। तो जितना परसेंटेज टैक्स बढ़ता है उतना ही परसेंटेज हम लोग का नेट इनकम घटता है। यही फार्मूला है, जितना परसेंट इनकम टैक्स बढ़ता है उतना ही परसेंट नेट इनकम गिरता है। तो यहाँ से हम लोगों ने फार्मूला ये बना लिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स 19% से बढ़ गया और नेट इनकम शुभम का 6% से गिर गया, तो शुभम कितना इनकम टैक्स पे कर रहा है? तो हम लोग को मालूम है जितना इनकम टैक्स बढ़ा है इज इक्वल टू उतना ही नेट इनकम गिरा होगा। तो यहाँ पे बोला है टैक्स का 19% इज इक्वल टू नेट इनकम का 6%। ठीक है। तो यहाँ से टैक्स इज टू नेट इनकम का रेशियो मिल जाएगा हमको 6:19। अगर 6 रुपये टैक्स है, 19 रुपये नेट इनकम है, तो यानी कि इनकम कितना होगा? 25। दोनों को जोड़ देंगे तो अब हम लोग को मालूम चलेगा कि टैक्स कितना दे रहा है। टैक्स परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्स अपॉन इनकम। टैक्स दे रहे हैं 6 रुपये और इनकम है 25, तो 6/25 इंटू 100 यानी कि 24% टैक्स दे रहे हैं। ये सवाल सिमिलर है। इसमें क्या रहा है कि अगर इनकम टैक्स 18% से बढ़ता है तो नेट इनकम 7% से गिर जाता है। तो हम लोगों को इनकम टैक्स का रेट बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना परसेंट टैक्स बढ़ता है उतना ही परसेंट नेट इनकम गिरता है। तो यहाँ पर भी वही किए हैं, टैक्स का 18% इज इक्वल टू नेट इनकम का 7%। यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम निकल के आया 7/18। तो इनकम निकल के आ जाएगा, इनकम दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगा। तो इनकम 25 आ गया। तो टैक्स परसेंटेज कितना टैक्स दिए? 7 कितना में दिए? 25 रुपीज़ में। तो 7/25 इंटू 100, तो आंसर आ गया 28% का टैक्स। अगर एक आदमी 50% अपना इनकम खर्चा करता है और उसका इनकम 30% से बढ़ जाता है, उसका एक्सपेंडिचर भी 20% से बढ़ जाता है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा उसका सेविंग्स में? तो हम लोग जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है। तो अगर इनकम 100 था पहले और 50% इनकम खर्चा किया तो उसके पास सेविंग कितना बचा? 50 रुपीज़। अब इनकम 30% से बढ़ गया है, यानी 100 से 130 हो गया है। अब वो कितना खर्चा कर रहा है? उसका एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ गया है। तो एक्सपेंडिचर पहले 50 था तो 20% बढ़ गया तो 60 हो गया। तो अब सेविंग कितना हो रहा है? 130 माइनस 60 70 हो रहा है। तो कह रहा है कि सेविंग में कितना अंतर है? तो पहले 50 था, अब 70 हो गया। तो 20 का चेंज हुआ था, 20/50 इंटू 100 40% का चेंज हुआ, 40% सेविंग बढ़ गया। ए मैन सेव्स 62/3% ऑफ हिज इनकम। तो कहता है कि आदमी 62/3% यानी कि 1/15 सेव करता है। तो अगर इनकम उसका 15 है तो 1 रुपीज़ सेव करता है। तो अगर 1 रुपीज़ सेव करता है, 15 रुपीज़ इनकम है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 14। ऑब्वियस सा बात है। फिर अगर उसका इनकम हम लोग 86.66% से बढ़ा देते हैं, इसका मतलब 13/15 से बढ़ा देते हैं तो 28 हो जाएगा। उसके बाद उसका एक्सपेंडिचर को हम लोग बढ़ा दिए 78.56 से, यानी कि 11/14 से। तो 11/14 से फिर से उसको बढ़ा दिए तो 25 हो गया लेटेस्ट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से हम लोगों को सेविंग मिल गया 28 माइनस 25 3। तो हम लोग को बोला कि सेविंग में क्या चेंजेस है? तो सेविंग में क्या चेंजेस है? 2 का चेंजेस है 1 में, तो 2/1 इंटू 100 200% का चेंज हुआ सेविंग्स में। ए का इनकम 25% लेस है बी का इनकम से। ए 80% अपना टोटल इनकम का खर्चा करता है और बी का सेविंग और ए का सेविंग्स इक्वल है। और अगर ए और बी का एक्सपेंडिचर का सम है 46,400, तो ए का इनकम बताना है। तो हम लोग को क्या मालूम है कि ए का इनकम 20% कम है बी से, 25% कम है। तो 25 का मतलब 1/4। तो अगर 400 बी का इनकम है तो ए का इनकम 300 होगा। फिर कह रहा था कि ए 80% अपना टोटल इनकम खर्चा करता है, तो 300 का 80% 240, यानी कि 240 खर्चा करता है। तो सेविंग कितना करेगा? 60 रुपीज़ सेविंग कर लेगा ए। और कह रहा है कि ए का सेविंग और बी का सेविंग सेम है,
तो जितना ए का सेविंग होगा 60, उतना ही 60 बी का सेविंग हो जाएगा। तो अब बी का इनकम मालूम है, बी का सेविंग मालूम है, तो बी का एक्सपेंडिचर भी मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला था कि ए का और बी का जितना एक्सपेंडिचर का सम है वो 46,400 है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर का सम कितना हम लोग को दिख रहा है 580। तो अगर 580 का वैल्यू 46400 है तो 300 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि ए का इनकम का वैल्यू कितना होगा। तो इस 2400 निकल के आया आंसर। ए बी सी ये तीनों का सैलरी का सम है 72,000। फिर ये खर्चा करते हैं 80%, 85% और 75% ऑफ देयर सैलरी। अगर उनका सेविंग का रेशियो है 8:9:20 तो ए का सैलरी कितना होगा ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये लोग एक्सपेंस कितना कर रहे हैं 80%, 85%, 75%। तो सेविंग कितना कर रहे होंगे 20%, 15%, 25%। तो इसका ही वैल्यू दिया हुआ है वहाँ 8:9:20। सेविंग्स जितना परसेंटेज है उसी का तो वैल्यू वहाँ पर रेशियो में दिया गया है। तो उससे हम लोग इनकम निकाल लेंगे। अगर देखिए से ए का सेविंग कितना 20%, तो अगर 20% का वैल्यू 8 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा 40। उसके बाद बी का सेविंग्स है 15%, तो अगर 15% का वैल्यू 9 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा 60। सी का सेविंग्स कितना है 25%, तो अगर 25% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू कितना होगा 80। तो यहाँ से हम लोग का जो रेशियो निकल के आया ये इनकम का रेशियो निकल के आया 40:60:80। अब इस इनकम रेशियो का टोटल हम लोग को बोला है 72,000 है, तो यहाँ से 72,000 हम लोग डिवाइड कर दिया तीनों में, तो हम लोग को मालूम चल गया कि तीनों का कितना सैलरी है, इनकम है। इसी तरह से हम लोग का ए का इनकम निकल के आया 32,000। इस सवाल में कह रहा है कि ऋषभ जो है वो अपना इनकम का 3/4 खर्चा करता है, यानी कि अगर 400 उसका इनकम होगा तो 300 खर्चा कर देगा, तो सेविंग कितना बचेगा उसको 100 रुपये। अब कहता है कि उसका इनकम इंक्रीज़ हो गया 2x% से, और उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो गया x% से, और जो परसेंटेज इंक्रीज़ उसका सेविंग में हुआ है वो 50% हुआ है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 3.75% ऑफ 1440। तो हम लोग जानते हैं कि पहले इसका इनकम अगर 400 था, 300 खर्चा कर दिया तो 100 रुपये बच गया इसका। अब कह रहा है कि इनकम इसका 2x% से बढ़ गया, तो 2x% से इसको बढ़ा देंगे तो 400 + 8x हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर उसका x% से बढ़ गया, तो अगर बढ़ा देंगे तो 300 + 3x हो जाएगा। उसके बाद उसका जो सेविंग है वो 50% से बढ़ गया तो 150 हो गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x का वैल्यू आया 10, तो x का वैल्यू अगर 10 आया तो हम लोग निकाल दिए 3.75% ऑफ 1440, यानी कि 37.5% ऑफ 1440 इज इक्वल टू 540। धीरज का इनकम 20% ज़्यादा है रोहित का इनकम से, और रोहित का इनकम 33.33% ज़्यादा है पाखी का इनकम से। तो अगर पाखी का और धीरज का इनकम का डिफरेंस दिया है 7101, तो रोहित का इनकम बताना है। तो जब रोहित का इनकम 20% ज़्यादा है धीरज का इनकम से, तो धीरज इस टू रोहित का इनकम का क्या रेशियो हो जाएगा 6:5। उसी तरह से कह रहा है कि रोहित का इनकम 33.33% यानी 1/3 ज़्यादा है पाखी से, तो रोहित इस टू पाखी 4:3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इन तीनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, धीरज इस टू रोहित इस टू पाखी। तो हम लोगों का क्या निकल के आया 24:20:15। तो यहाँ पर कह रहा था कि पाखी का और धीरज का जो इनकम का डिफरेंस है उसका वैल्यू है 7101। तो धीरज का और पाखी का कितना डिफरेंस है 24 और 15, मतलब 9 का डिफरेंस है। 9 का वैल्यू दिया गया है 7101, तो हम लोग को बताना है रोहित का इनकम यानी कि 20 का वैल्यू बताना है। तो अगर 9 का वैल्यू दिया हुआ है 7101 तो 20 का वैल्यू कितना होगा 15780। इस सवाल में कहता है कि एक फैमिली में एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 7:4, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर 42.84% से बढ़ जाता है और इनकम 20% से बढ़ जाता है, लेकिन इसको लॉस होता है यानी डेफिसिट होता है 3448 का सेविंग्स में। तो हम लोगों को बताना है कि इसका इनकम कितना बढ़ा है। तो हम लोगों को कहा था कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 7:4, तो हम लोग मानते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 700 और 400 है। तो अगर एक्सपेंडिचर 700 है और सेविंग 400 है तो इनकम कितना होगा 1100। फिर बोला था कि इनकम 20% से बढ़ जाएगा, तो 20% से बढ़ा दिए तो 1320 हो गया। और बोला था कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया 42.84% से, यानी कि 3/7 बढ़ गया, तो यहाँ से 3/7 बढ़ा दिए तो 1000 हो गया। अब देखिए कि सेविंग में कितना अंतर हो गया। अभी का जो इनकम है 1320 और एक्सपेंडिचर 1000, तो सेविंग हो गया 320। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहले 400 का सेविंग हो रहा था और अभी 320 का सेविंग हो रहा है, यानी कि 80 का सेविंग का अंतर है। और इस 80 का सेविंग का अंतर को यहाँ पर दिया हुआ है 6448। तो अगर 80 का वैल्यू 6448 है तो हम लोग को निकालना है कितना इंक्रीज़ हुआ है इनकम। तो इनकम कितना इंक्रीज़ हुआ है 220। कैसे 1320 माइनस 1100, यानी कि 220 बढ़ा है। तो 80 का वैल्यू दिया हुआ है और 220 का वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे।
ये सवाल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। ए जो है वो 16.66% कम है ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर 6 है तो ए का वैल्यू कितना होगा 5। तो अगर ए प्लस बी का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू 5 है तो बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1। उसके बाद कहता है कि ए बी प्लस सी जो है वो 66.66%, यानी कि 2/3 ज़्यादा है सी से। तो इसका मतलब अगर सी 3 है तो सी प्लस बी यानी बी प्लस सी 5 होगा। तो अगर सी 3 है, सी प्लस बी 5 है, तो इससे बी निकल के आ जाएगा 2। और हम लोग को क्या बोला है, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सी। तो पहले तो हम लोग बी को इक्वल कर लेते हैं। बी को इक्वल कर लिए, उसके बाद हम लोग निकाल देते हैं कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सी। ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू सी का वैल्यू 3 है। 10/3 इंटू 100 आंसर आ गया। इस सवाल में क्या रहा है कि 7.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 12.5% ऑफ अदर नंबर, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका वैल्यू है 3320। तो दोनों नंबर हम लोग को निकालना है। तो 7.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 12.5% ऑफ बी, यानी कि दूसरा नंबर। तो इससे दोनों नंबर का हम लोगों को रेशियो निकल के आएगा 5:3। तो इसमें कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो भी डिफरेंस है उसका वैल्यू है 3320, तो दोनों नंबर निकालना है। तो 5:3, तो जो 2 का डिफरेंस है तो 2 का वैल्यू है 3320, तो 5 का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 का वैल्यू निकाल जाएंगे, आंसर निकल जाएगा। इस सवाल में क्या रहा है कि अगर एक सर्कल का रेडियस 37 1/2% से बढ़ गया तो उसका एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो देखिए, जब भी एरिया का बात आए तो चेंज हमेशा स्क्वायर में आता है, और जब भी वॉल्यूम का बात आए तो चेंज हमेशा क्यूब में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर 37 1/2 यानी कि 3/8 चेंज आया है। तो अगर इनिशियल रेडियस 8 है तो 3 बढ़ गया यानी कि 11 हो गया। अब इसका एरिया कैसे चेंज होगा, अगर 8 इसका रेडियस था तो एरिया 64 था, 8 का स्क्वायर। अब अगर इसका फाइनल रेडियस 11 है तो तभी इसका एरिया कितना होगा, 11 इंटू 11 121। तो यहाँ चेंज कितना आया, 57 का चेंज आया 64 में, तो 57/64 इंटू 100, तो इतना परसेंट चेंज हो गया उसका एरिया में। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एरिया में क्या चेंज होगा तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस होगा तो आपको क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर नोट दीजिए कि अगर आपको कहा जाए कि रेडियस में कुछ बदलाव किए हैं तो डायमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर सरकमफेरेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको बोलना होगा कि नो परसेंटेज चेंज। वहाँ परसेंटेज चेंज नहीं होगा। जब रेडियस में चेंज होगा तो डायमीटर और सरकमफेरेंस में नो परसेंटेज चेंज। अगर ट्राइंगल का हाइट 40% से घट गया है और उसका बेस 40% से बढ़ गया है तो इफेक्ट क्या होगा एरिया पे। तो यहाँ पर देखिए, आपका फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है, x+y+xy/100। इससे भी आपको निकल सकता है। और अगर आप बेसिक फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए, इनिशियल में हाइट था 5 और घट के हो गया 3, और बेस था इनिशियल में 5 बढ़ के हो गया 7। तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है हाइट इंटू बेस। तो इनिशियल एरिया हो गया 25 और फाइनल एरिया हो गया 21। तो कितना घट गया है, 4 घट गया है 25 में। तो 4/25 इंटू 100 16% डिक्रीज। इस सवाल में कह रहा है कि अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक क्यूबॉइड का 5% घटता है, 5% घटता है और 20% बढ़ता है, तो क्या इम्पैक्ट होगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड में। तो जब भी सरफेस एरिया पे बोला जाए तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो पहले इनिशियल कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। तो लेंथ 5% से घट गया है तो मान लेते हैं पहले 20 था तो अब 19 हो गया होगा। ब्रेथ भी 5% से घट गया है तो मान लेते हैं कि पहले 20 था तो अब 19 हो गया। अब हाइट बोला है कि 20% से बढ़ गया, तो मान लेते हैं कि पहले 5 था तो अभी 6 हो गया। और अब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पर 2 तो कट ही जाएगा क्योंकि हम लोग रेशियो निकालना है, इसीलिए हम लोग एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का यहाँ पर फार्मूला लगाए हैं। तो इनिशियल में भी हम लोग पहले लगाएं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और फाइनल में भी यही फार्मूला लगाएं। तो इससे हम लोगों का वैल्यू कितना आया, 600 और 589। तो सवाल में पूछा गया था कि कितना परसेंट इम्पैक्ट होगा, कितना परसेंट चेंज होगा सरफेस एरिया में। तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 600 से 589 हो जा रहा है, यानी कि 11 घट जा रहा है। तो 11 घट जा रहा है 600 में, तो 11/600 इंटू 100, आंसर आ गया 1.83 डिग्रीज। क्यूब का हर एक साइड को अगर 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब एरिया का बात होता है तो स्क्वायर करते हैं, वॉल्यूम का बात होता है तो क्यूब करते हैं। यहाँ पर 20% बढ़ गया है हर एक साइड, तो मान लेते हैं कि अगर
5 था हर एक साइड, तो अब 6 हो गया होगा। तो अगर 5 था तब उसका वॉल्यूम कितना हो रहा था 125, और अगर 6 हो गया है तब उसका वॉल्यूम कितना होगा 216। क्यूब कर रहे हैं, तब यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है 91 का अंतर हो रहा है 125 में। तो 91 अपॉन 125 इंटू 100, 72.8% का इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम में। इस सवाल में कह रहा है कि समीर 52% ऑफ मंथली सैलरी एजुकेशन में खर्चा करता है, 23% मिसलेनियस में खर्चा करता है, उसके बाद उसके पास पैसा बचता है 4500, तो उसका मंथली सैलरी बताइए। तो एजुकेशन पे 52% खर्चा किया है, मिसलेनियस पर 23%, टोटल 75% खर्चा कर दिया। उसके बाद बचा कितना है 25%, 25% का वैल्यू है 4500, तो 100% का वैल्यू पूछा है 18000 होगा। प्रतीक नाम का बंदा पोस्ट पेमेंट बैंक में 10% ऑफ हिस सैलरी डालता है, फिर जितना पैसा बचा है उसका 30% ये सेव करता है। अब फिर से जो पैसा बचा है उसको वो खर्च करता है रेंट में और ग्रोसरी में। उसका ये रेशियो दिया है 3:4। अब अगर उसका रेंट का एक्सपेंस है 16,200, तो उसका मंथली सैलरी बताना है। तो हम लोग मानते हैं कि इसका सैलरी 100x होगा, 10% बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास कितना बचा 90x। उसका 30% ये बचा लिया, यानी कि सेविंग कर लिया, यानी कि 27x सेविंग कर लिया। तो इसके पास बचा हुआ कितना पैसा बचा 63x। अब 63x में ये 3:4 में रेंट और ग्रोसरी का पेमेंट कर रहा है। तो ये जो 3 वाला भाग है, 3 वाला भाग रेंट है और इसका भाग दिया है 16,200, तो ये 16,200 है, ये इसका 63x का 3/7 है। तो यहाँ से हम लोग का x निकल के आएगा, और x निकल के आ गया तो 100x सैलरी है, और 100x कर देंगे तो 60,000 इसका सैलरी निकल के आ गया। मिस्टर बोरे अपना मंथली इनकम का 20% खर्चा करते हैं खाने पे, 15% खर्चा करते हैं चिल्ड्रन का एजुकेशन में। अब जो बाकी बचा उसका 40% ये खर्चा करते हैं इंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट में, और 30% खर्चा करते हैं मेडिकल में। उसके बाद जो पैसा बचता है वो 8775 रहता है। तो मिस्टर मोरे का मंथली इनकम क्या है? तो सपोज़ कि इनकम है 100x, जिसमें से 20% फूड में खर्चा किया, 15% एजुकेशन में खर्चा किया, यानी कि 35% खर्चा कर दिया। तो बचा कितना 65%, यानी कि 65x। उसका ये 70% इंटरटेनमेंट और मेडिकल में खर्चा कर रहा है। तो बचा कितना 65x का 30%, इसका वैल्यू दिया गया है 8775, और हम लोग को निकालना है 100x का वैल्यू, निकल जाएगा। एक आदमी 28% खर्चा करता है खाना पे, फिर बाकी जितना पैसा बचा उसका 1/6 रेंट पे, और उसका 3/8 मदर को सेंड कर देता है। तो अगर उसके पास अभी पैसा बचा हुआ है 5280, तो वो कितना पैसा मदर को भेजा है? तो मान लेते हैं कि 100x उसका टोटल इनकम होगा, जिसमें से 28x वो फूड पे खर्चा किया, और जब बाकी बच गया 72x का 1/6 रेंट दिया और 3/8 मदर को दिया, यानी कि मदर को दिया 27x और रेंट में दिया 12x। तो कितना खर्चा हो गया टोटल 39x। तो पहले फूड में खर्चा किया 28x, फिर रेंट और मदर को दे करके 39x खर्चा कर दिया, तो इस बाद बचा कितना 33x बचा। तो अब जो 33x बचा इसका वैल्यू दिया है 5280, तो 27x का वैल्यू निकालना है। तो 5832 अपॉन 33 इंटू 27, आंसर आएगा 4320। देखिए अगर इस तरीका को हम लोग अपनाएंगे जो अभी अपनाने वाले हैं, इससे हम लोगों का टाइम बहुत कम लगेगा। इस सवाल में कह रहा है कि अनिल ने 25% अपना मंथली इनकम का हाउस एक्सपेंडिचर में खर्चा किया है, और 12% ट्रैवलिंग में खर्चा किया है, और बचा हुआ पैसा में 20% इन्होंने क्लोथ्स में खर्चा किया है, और बच गया है बाकी जितना बच गया है उसका वैल्यू है 2520। तो हम लोग को मंथली सैलरी निकालना है। तो हम लोग देखिए कि इनकम में उसका कितना रुपये बचा होगा। तो इनकम में सबसे पहले तो वो 25% खर्चा किया और 12% खर्चा किया, यानी कि टोटल 37% खर्चा किया, तो बचा कितना 63%। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग किए आई इंटू 63/100। उसके बाद ये 20% खर्चा किया है रिमेनिंग का, तो कितना बचा होगा 80% बचा होगा, इसीलिए फिर इंटू कर दिए 80/100 और इज इक्वल टू कर दिए 2520। तो यहाँ से सीधा इनकम निकल के आ गया 5000। तो ये वाला तरीका आपको यूज़ करना है, इनकम इंटू कितना बचा है उतना फ्रैक्शन इज इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ से आपका इनकम डायरेक्टली निकलेगा, कट कुट करके जल्दी निकलेगा आंसर। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू 15% से बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर का वैल्यू 8% से घटा दिया जाए तो 15/16 हो जाएगा। तो ओरिजिनल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? तो हम लोग सिंपल करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम लोग 115% कर देते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग 92% कर देते हैं, और इक्वल टू 15/16 काट कुट करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा 3/4।
न्यूमरेटर को इंक्रीज़ किया है 16 2/3% से, डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ किया है 12 1/2% से, तो जो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बनेगा वो 8/9 बनेगा। तो हम लोग को ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। तो लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन बी n अपॉन डी, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना बढ़ रहा है, 16 2/3% बढ़ रहा है, यानी कि 1/6 बढ़ रहा है, यानी कि 7/6 हो गया होगा। तो न्यूमरेटर में इंटू कर दिया 7/6। फिर डिनोमिनेटर 12.5% से घट रहा है, यानी कि 1/8 से घट रहा है, यानी कि 7/8 हो गया होगा। तो डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे 7/8। अब रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 8/9। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा 6/9, यानी कि 2/3। अगर न्यूमरेटर को x% से बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को x प्लस 150% से बढ़ा दिया जाए, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो बनेगा वो 5/12 होगा। और अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन 5/8 है तो हम लोग को 12.5% ऑफ x निकालना है। तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या है, 5/12, और ओरिजिनल फ्रैक्शन है 5/8। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे मान लेते हैं 500/800, ठीक है। उसके बाद जो न्यूमरेटर है वो बढ़ रहा है x% से, तो 500 का x% 5x हो गया। और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है x प्लस 150%, तो 800 का x प्लस 150% कितना आएगा, 8x प्लस 1200 इज इक्वल टू रिजल्टेंट है 5/12। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकलेगा 200, और हम लोग को निकालना है 12.25% ऑफ x, यानी कि 25। एक गांव का पॉपुलेशन 20% पर एनम के हिसाब से घट रहा है। 2 साल पहले उसका पॉपुलेशन था 20,000, तो अभी उसका पॉपुलेशन क्या होगा, तो 20,000 इंटू 4/5 इंटू 4/5। 4/5 क्यों किया, क्योंकि 1/5 गिर रहा है तो बच रहा है 4/5, इसीलिए इसका आंसर आया 12,800। इस सवाल में क्या रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन 5184 है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है 12.5% पर एनम के हिसाब से, तो 2 साल बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा, और 2 साल पहले उसका पॉपुलेशन क्या था। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 2 साल बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 5184 है और वो 12.5% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि 1/8 बढ़ रहा है, इसका मतलब 9/8 हो जा रहा है। तो 5184 इंटू 9/8 इंटू 9/8, 2 साल बढ़ रहा है ना, तो दोनों साल बढ़ा तो इसका कितना पॉपुलेशन हो गया, 6561। अब बताना है कि 2 साल पहले इसका पॉपुलेशन कितना था। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 2 साल पहले इसका पॉपुलेशन n होगा, तो n से 12.5% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब n इंटू 9/8 इंटू 9/8 इज इक्वल टू 5184। तो यहाँ से हम लोग का n का वैल्यू निकल के आएगा 4096। यही तरीका है निकालने का। सेकेंड पॉइंट में अक्सर गलती हो जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर कहा है कि 12.5% हिसाब से वो बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गलती कर देंगे कि हम लोग सोचेंगे कि अभी जितना परसेंट है 5184, उससे हम लोग 12.5% करके घटा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है सेकेंड पॉइंट में, इसको ध्यान से रखना है और इसको ही फॉलो करना है। दिस इज़ द राइट अप्रोच। एक गुआवा ट्री जो 2 साल पहले प्लांट किया गया था, वो 22.22% के हिसाब से एवरी ईयर इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब अगर एट प्रेजेंट उसका हाइट है 7 to 6 सेंटीमीटर, तो हाइट बताना है जब वो ट्री प्लांट हुआ था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सपोज़ कर लेते हैं कि उसका हाइट पहले n होगा, तो उसके बाद 22.22% यानी कि 2/9 से वो बढ़ रहा है, 2/9 से बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा होगा, 11/9 बढ़ा होगा पहला साल, अब दूसरा साल 11/9 फिर बढ़ा होगा, तब उसका वैल्यू कितना आ गया है 726। तो यहाँ से n का वैल्यू निकल के आएगा 486, यही आंसर है। एक 1 BHK फ्लैट का वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है हर साल x% से। अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख है और 2 साल बाद उसका ही वैल्यू 6,48,000 हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन रेट निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रेजेंट ईयर में उसका वैल्यू 800K है, उसके बाद ये x% से डिक्रीज़ हो रहा है इसका वैल्यू, तो मान लेते हैं कि A/B बच रहा है उसका वैल्यू, फिर दूसरा साल भी A/B इसका वैल्यू बचा होगा, तो इज इक्वल टू कितना वैल्यू बचा होगा, 648,000। तो यहाँ से A²/B² का वैल्यू निकल के आया 81/100। इसका मतलब A/B इज इक्वल टू 9/10। तो 9/10 वैल्यू इसका बच रहा है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 1/10, तो डेप्रिसिएशन हो गया 1/10। एक टाउन का पॉपुलेशन है 7500, उसमें नंबर ऑफ़ मेल्स 10% बढ़ गया, नंबर ऑफ़ फीमेल्स 25% बढ़ गई, और पॉपुलेशन भी 9000 हो गया।
तो हम लोग को बताना है कि मेल कितना था। तो यहाँ हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला मेथड पहले सीखते हैं, फिर बेसिक मेथड देखेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड में देखिए 10% मेल बढ़ा, 25% फीमेल बढ़ी, और एवरेज में 20% इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन। क्या पहले का पॉपुलेशन 7500 था और फिर बाद का पॉपुलेशन 9000 हो गया, तो यहाँ पर 20% इंक्रीज़ हुआ। तो देखिए कि मेल का पॉपुलेशन 10% बढ़ा, फीमेल का पॉपुलेशन 25% बढ़ा, और एवरेज में पॉपुलेशन 20% बढ़ा। तो यहाँ पर बड़ा से छोटा को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 5 और 10। ये जो निकला है ये मेल और फीमेल का रेशियो है 5:10, यानी कि 1:2। अब हम लोग को मालूम था कि टोटल पॉपुलेशन 7500 है, तो अगर 3 का वैल्यू 7500 है तो 1 का वैल्यू 2500 और 2 का वैल्यू 5000 और 1 का वैल्यू 2500 ही नंबर ऑफ़ मेल्स है। इस सवाल में कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन 72,000 है। अगर मेल पॉपुलेशन 12% से बढ़ रहा है और फीमेल पॉपुलेशन 15% से बढ़ रहा है और जो पॉपुलेशन है वो 13% से बढ़ रहा है, तो मेल और फीमेल का पॉपुलेशन क्या होगा। तो मेल बढ़ रहा है 12% से, फीमेल बढ़ रही है 15% से, और एवरेज में 13% से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा करके हम लोगों को मेल और फीमेल का रेशियो मिल गया 2:1। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लिए। अगर 3 का वैल्यू 72,000 है तो हम लोगों को 2 का वैल्यू और 1 का वैल्यू निकालना है। निकल गया 48,000 मेल्स, 24,000 फीमेल्स। फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। तो कितना ड्राई फ्रूट बन सकता है अगर 125 केजी फ्रेश फ्रूट का यूज़ किया जाए। तो फ्रेश फ्रूट 125 केजी का है, ड्राई फ्रूट का नहीं मालूम है। फ्रेश फ्रूट में वाटर है 68%, पल्प है 32%, और ड्राई फ्रूट में वाटर है 20% और पल्प है 80%। तो कॉमन सेंस का बात है कि फ्रेश हो या ड्राई हो, पल्प तो उतना ही रहेगा, पानी ही उड़ सकता है तो पल्प तो उतना ही रहेगा। तो फ्रेश का जितना पल्प है इज इक्वल टू ड्राई का उतना ही पल्प होगा। तो 125 केजी का 32% पल्प है इज इक्वल टू ड्राई फ्रूट का 80% पल्प है। तो यहाँ से ड्राई फ्रूट का आपको वैल्यू निकल के आएगा 50। अगर हम लोग रेशियो मेथड को यूज़ करें तो यहाँ पर देखिए कि फ्रेश में वाटर और पल्प का क्या रेशियो है 68:32, यानी कि 17:8, और ड्राई फ्रूट का क्या है वाटर और पल्प का रेशियो 20:80, यानी कि 1:4। तो यहाँ पर पल्प तो सेम होगा, तो अब पहले पल्प को सेम कर दिए, तो सेम कर दिए तो 2:8 हो गया। अब देखिए फ्रेश का हम लोग को बोला था कि 125 केजी है, यानी कि 17 + 8, 25 का वैल्यू 125 है, तो 10 का वैल्यू कितना होगा। ड्राई में 2 + 8 10 होता है ना, तो अगर 25 का वैल्यू 125 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा 50। तो ये रेशियो मेथड है। एक लार्ज ककम्बर है जिसका कि वेट 1800 ग्राम है, जिसमें से कि 95% जो है वो पानी है। अब इसको सन में रखा गया है तो कुछ इसका पानी इवापोरेट हो गया है, तो इसका जो वाटर है वो 88% ही रह गया है। तो हम लोगों को ककम्बर का रिड्यूस्ड वेट बताना है। तो देखिए ककम्बर 1800 ग्राम का था, जिसमें से वाटर 95% है, पल्प 5% हो जाएगा। फिर ये जो ड्राई हुआ तो वाटर 88% ही रह गया, पल्प 12% रह गया। लेकिन हम लोग को क्या मालूम है कि पल्प हमेशा सेम रहता है, तो इसीलिए 1800 का जो 5% पल्प है वो इक्वल होगा ड्राई फ्रूट का 12% पल्प का। तो इससे हम लोग का ड्राई फ्रूट का वैल्यू निकल के आएगा 750 ग्राम। अगर रेशियो मेथड यूज़ करें तो फ्रेश फ्रूट में वाटर और पल्प का क्या रेशियो था 95:5, यानी कि 19:1। ड्राई फ्रूट में वाटर और पल्प का क्या रेशियो था 88:12, यानी कि 22:3। अब दोनों में पल्प तो सेम होता है, तो पल्प को पहले सेम कर दिए। तो जब पल्प को सेम कर दिए तब हम लोग को मालूम है कि जब फ्रेश में कितना हो गया 60, तो 60 का वैल्यू 1800 अगर दिया गया है तो 25 का वैल्यू कितना होगा 750 ग्राम, और यही आंसर था। एक फ्रेश फ्रूट है जिसमें से कि वाटर है x + 8%, और ड्राई फ्रूट है जिसमें कि वाटर है x/3%। अगर 150 केजी ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है 375 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट से, तो x का वैल्यू निकालिए। तो फ्रेश फ्रूट मालूम है 375, ड्राई फ्रूट मालूम है 150 केजी। अब फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना परसेंट है x + 8%, तो पल्प कितना होगा 100 में से घटा दीजिए, 100 - x - 8%। अब ड्राई फ्रूट में वाटर है x/3%, तो पल्प कितना होगा 100 - x - 3%। तो अब हम लोग को मालूम चल गया कि पल्प कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि पल्प तो इक्वल होता है, तो हम लोग पल्प को इक्वल कर दिए। यहाँ पर 375 का 92 - x% इज इक्वल टू 150 का
100 माइनस एक्स बाई 3%। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करने से एक्स का वैल्यू आ गया 60। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक सॉल्यूशन में 10% सॉल्ट था, जब हम लोग उस सॉल्यूशन को इवापोरेट किए तो उसमें से 15 लीटर पानी इवापोरेट हो गया। अब जो कंसनट्रेशन बना उसमें सॉल्ट 20% रह गया। तो बताइए कि इनिशियल क्वांटिटी क्या था सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट का। तो देखिए इनिशियल में m था, फिर 15 लीटर अगर उड़ गया तो फाइनल m माइनस 15 हो गया। अब m का 10% सॉल्ट था और अभी जो बचा उसमें 20% सॉल्ट हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट तो इक्वल होगा, इवापोरेट करने से सॉल्ट थोड़ी उड़ जाएगा, सॉल्ट तो इक्वल होगा। तो m का 10% इज इक्वल टू m माइनस 15 का 20%। इसको सॉल्व करने से m का वैल्यू आ गया 30। अगर हम लोग रेशियो मेथड यूज़ करेंगे तो इनिशियल में सॉल्ट और वाटर का क्या रेशियो था, 10% और 90%, यानी कि 1:9। अब फाइनल में सॉल्ट और वाटर का क्या रेशियो रह गया, 20:80, यानी कि 1:4। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि सॉल्ट तो इक्वल है, तो क्या चेंजेस आया है, चेंज आया है वाटर में। वाटर में कितना चेंजेस आया है, ये 9 से 4 हो गया, यानी कि 5 हो गया, 5 का घटा हुआ है। तो 5 का वैल्यू अगर 15 लीटर है तो 10 का कितना वैल्यू होगा, 30 लीटर। 10 का क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ बोला था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनिशियल क्वांटिटी 1 + 9 10 है, इसलिए 10 का वैल्यू निकालें 30 लीटर। लेकिन बेटर होगा कि आप बेसिक मेथड की तरह से जाएं। पहले एक सॉल्यूशन में 45% सॉल्ट था, फिर उस सॉल्यूशन में से 90 kg पानी को इवेपोरेट किया गया। तो जब बचा हुआ सॉल्यूशन हुआ उसमें से 60% सॉल्ट रह गया। तो अब हम लोग को मालूम है कि सॉल्ट तो दोनों में एक ही होगा, इसीलिए अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन का क्वांटिटी m था तो m का 45% इक्वल हो जाएगा m माइनस 90 का 60%। तो यहाँ से m का वैल्यू निकल के आया 360। ग्लूकोज और वाटर का एक सॉल्यूशन था जिसमें कि ग्लूकोज x माइनस 5% था। उसके बाद 30 kg पानी उससे इवेपोरेट हो गया। तो जो बचा हुआ सॉल्यूशन था उसमें से ग्लूकोज x% ही रह गया। तो हम लोगों को ग्लूकोज निकालना है, लेकिन कहता है कि ओरिजिनल क्वांटिटी 120 था, 120 kg। तो अगर ओरिजिनल क्वांटिटी 120 kg था तो उसमें ग्लूकोज कितना था, x माइनस 5%। उसके बाद 30 kg उसमें एवेपोरेट हो गया, यानी कि बच गया 90 kg। अब 90 kg में x% ग्लूकोज है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि ग्लूकोज तो सेम ही रहेगा क्योंकि उड़ा तो पानी है, ग्लूकोज तो नहीं उड़ा है। इसीलिए x माइनस 5% ऑफ 120 इज इक्वल टू x% ऑफ 90। इस इक्वेशन से हम लोग का x का वैल्यू निकल के आया 20। अगर चीनी का दाम 20% से घट जाता है तो हाउस होल्ड अपना कंजम्पशन कितना बढ़ाएगा कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो अगर मान लीजिए प्राइस 20% से गिर गया है, यानी कि 1/5 गिर गया है, तो अगर ओरिजिनल यानी इनिशियल अगर 5 था तो फाइनल उसका प्राइस 4 हो जाएगा। तो अगर प्राइस 5 से 4 हो गया तो कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन व्हेन एक्सपेंडिचर इज़ कांस्टेंट। तो इस केस में हम लोग समझ गए कि कंजम्पशन 4 से 5 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया 4 में, इसलिए 1/4 यानी कि 25% बढ़ गया। ये सवाल में कह रहा है कि शुगर का प्राइस 20% से बढ़ गया तो उसका कंजम्पशन कितना परसेंट घट जाएगा अगर एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया है। तो अगर प्राइस 20% से बढ़ गया है यानी कि 1/5 से बढ़ गया है, तो अगर उसका इनिशियल 5 था तो उसका अब जो प्राइस बढ़ गया वो 6 हो गया होगा। इसके बाद कह रहा है कि जो एक्सपेंस है वो 10% बढ़ गया है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग का एक्सपेंस अगर 10 था तभी वो 11 हो गया है। तो यहाँ से हम लोग का कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। पहले में कंजम्पशन आ गया 2 और दूसरा में कंजम्पशन आ गया 11/6। तो कंजम्पशन का क्या रेशियो हो गया, 2:11/6, यानी कि 12:11, यानी कि 12 से 11 हो गया है। 1 कम हुआ है तो 1/12 यानी कि 8.33% से घट गया है कंजम्पशन। ये सवाल हल्का अलग था, क्यों, क्योंकि हर बार एक्सपेंडिचर सेम हो रहा था, यहाँ पर एक्सपेंडिचर अलग हुआ है। वीट का प्राइस x% से बढ़ गया, एज ए रिज़ल्ट कंजम्पशन x% से घटा दिया गया, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर 4% घट गया। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सक्सेसिव फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला क्या है कि अगर प्राइस x% बढ़ रहा है, कंजम्पशन y% बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस कितना बढ़ेगा, x + y + xy/100। ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग वही लगाएंगे, x% बढ़ रहा है इसीलिए पॉजिटिव x, और x% घट रहा है इसीलिए माइनस x कर दिए हैं। तो इसीलिए x - x + x × -x/100। तो यहाँ से
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू -4। ये -4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि एक्सपेंडिचर 4% से गिर रहा है। अब क्योंकि ये गिर रहा है इसीलिए हम लोग -4 कर दिए। तो यहाँ से x निकल के आया 20। इसका मतलब कि x का वैल्यू 20 है। इस सवाल में कह रहा है कि वीट 20 रुपये केजी करके अभी बिक रहा है, लेकिन लास्ट मंथ में इसका कॉस्ट था 16 रुपये पर केजी। एक फैमिली ने अपना कंजम्पशन घटा दिया है x-4% से, ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है 55 केजी का x + 16%। अब देखिए हम लोग को मालूम चल गया कि प्राइस पहले 16 था और अब 20 है। इसका मतलब 4 से 5 हो गया रेशियो में देखा जाए तो अगर प्राइस 4 से 5 हो गया और एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो अगर प्राइस 4 से 5 हो गया तो कंजम्पशन 5 से 4 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन हम लोग का 5 से 4 हो गया है, यानी कि 1/5 20% घट गया है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि कंजम्पशन घटा गया है x-4% से, तो यानी कि 20% इज इक्वल टू x-4%। यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया 24। तो हम लोग को क्या निकालना क्या था? x + 16% ऑफ 55 केजी। x + 16 यानी कि 24 + 16 40%। तो 40% ऑफ 55 केजी निकालना था, जो कि 22 केजी आएगा। एक रिटेलर ने अपना शुगर का प्राइस 16.66% से घटा दिया। अब कंज्यूमर 4 केजी ज़्यादा खरीद सकता है 1080 रुपये में। तो रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी बताना है। तो देखिए कि ये 16.66% से अपना प्राइस कम किया है, यानी 1/6। अगर इसका प्राइस पहले 6 होगा तो घट करके 5 हो गया। तो कंजम्पशन यहाँ पर क्या होगा? एक्सपेंडिचर सेम होने वाला है 1080। तो कंजम्पशन क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर प्राइस 6 से 5 हो गया है तो कंजम्पशन 5 से 6 हो जाएगा। तो कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, और 1 का वैल्यू दिया है 4 केजी। तो अगर 1 का वैल्यू 4 केजी है तो 5 का वैल्यू 20 केजी और 6 का वैल्यू 24 केजी। तो यहाँ पर क्या बोला था कि रिड्यूस प्राइस कितना है, यानी कि अब जो है वो 24 केजी खरीद पा रहा है। कितना रुपए में? 1080 में। तो 1080 में अगर 24 केजी खरीद पा रहा है तो उसका प्राइस कितना घट गया, मतलब कितना रुपये रह गया? अभी 45 रुपीज़ पर केजी रह गया। अगर दूध का प्राइस 22.22% से गिर गया है, तो अब एक आदमी 800 ml ज़्यादा खरीद पा रहा है उतना ही रुपए में, यानी कि 592 रुपीज़ में ही। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है मिल्क का? तो अगर प्राइस गिरा है 22.22%, यानी कि 2/9 से, तो पहले उसका प्राइस 9 होगा और अब उसका प्राइस 7 हो गया होगा। और हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर यहाँ सेम होने वाला है। तो अगर प्राइस 9 से 7 हो गया है तो कंजम्पशन 7 से 9 हो जाएगा। अब 7 से 9 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया है, और ये 2 बढ़ गया है उसका वैल्यू यहाँ 800 ml बोल रहा है, क्योंकि अब 800 ml ज़्यादा खरीद पा रहा है, यानी कि +2 का वैल्यू हो गया 800 ml। तो 7 का वैल्यू निकाल लो और 9 का वैल्यू निकाल लो। 7 का वैल्यू 2800 ml है, तो इसका मतलब कि ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? 592 रुपीज़ में ये 2800 ml खरीद लेता था। तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? 592.20 अपॉन 2.8 लीटर। तो यहाँ से आंसर आ गया 211.5 पर लीटर। अनियन का दाम 79/13% से बढ़ गया, जिसके वजह से 273 रुपये में अब आधा केजी कम खरीद पाने लगा आदमी। तो परसेंट रेट अनियन का क्या होगा पर डजन के हिसाब से? तो देखिए कि प्राइस कितना बढ़ गया है, 79/13, यानी कि 1/13 से बढ़ गया है। तो यानी कि इनिशियल में प्राइस 13 होगा और अब वो 14 हो गया होगा। अब कंजम्पशन में क्या होगा? अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो अगर प्राइस 13 से 14 हुआ है तो कंजम्पशन 14 से 13 हो जाएगा, यानी कि 1 घट गया। अब यहाँ 1 का वैल्यू दिया हुआ है आधा केजी। तो अगर 1 का वैल्यू आधा केजी है, यानी कि 4 अनियन, तो अगर 1 का वैल्यू 4 अनियन है तो पहले यानी कि 14 का वैल्यू कितना था? 56 अनियन। और 13 का वैल्यू कितना है? 52 अनियन। तो यहाँ पर कह रहा है कि 273 रुपये में ये 52 अनियन अभी इसको मिलेगा। तो 273 में अगर 52 अनियन मिलेगा तो 12 अनियन का कितना दाम है? क्योंकि हम लोग को पर डज़न निकालना है। तो यहाँ से आंसर आ गया 63 रुपीज़। तो 63 रुपीज़ पर डज़न होगा आंसर। इस सवाल में किया है कि x-10% का रिडक्शन हुआ है शुगर का प्राइस में, जिसकी वजह से एक आदमी जो है वो 3 केजी ज़्यादा खरीद सकता है 120 रुपये में ही। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर बताओ। लेकिन यहाँ पर x के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? कहा है कि x इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 30x² - 11x + 1 = 0। तो ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स निकालना होगा पहले।
उसका रेसिप्रोकल जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन x है। तो यहाँ सबसे पहले तो इसका रूट निकालते हैं। इसका रूट निकला 5/30 और 6/30, यानी कि 1/5 और 1/6। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल होगा 5 और 6। इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 5 × 6 30। 30 ही x का वैल्यू। तो अगर x का वैल्यू 30 है तो रिडक्शन कितना का हुआ है? x - 10, यानी कि 20% रिडक्शन हुआ है। 20% मतलब 1/5 का रिडक्शन हुआ है। तो अगर प्राइस पहले 5 था तो अभी 4 हो गया होगा। तो कंजम्पशन क्या होगा? अगर प्राइस 5 से 4 हो गया तो कंजम्पशन 4 से 5 हो गया होगा। तो एक बढ़ गया है, तो एक बढ़ गया, ये एक जो बढ़ा है इसका वैल्यू है 3 kg। तो अगर एक का वैल्यू 3 kg है तो 4 का वैल्यू 12 kg होगा। तो 120 रुपये में अगर 12 kg खरीद पा रहे हैं तो 10 रुपये पर kg इसका प्राइस है। एक स्टूडेंट है जो 55% नंबर लाया है 8 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, यानी 100 मार्क्स करके 8 पेपर है, यानी कि 800 मार्क्स, उसमें से 55% ये नंबर लाया है। ही स्कोर्स 15% ऑफ हिज टोटल मार्क्स। इसका जितना भी टोटल मार्क्स लाया है ये, उसका 15% इंग्लिश में लाया है। तो आपसे पूछा गया कि इंग्लिश में कितना स्कोर किया है। तो पहले तो 800 नंबर में 55% ये नंबर लाया है, यानी कि 440 मार्क्स हो गया। अब 440 मार्क्स में 15% वो इंग्लिश में लाया है, तो 440 का 15% होता है 66। तो आंसर हो गया 66। देवव्रत 30% मार्क्स लाया है और 25 नंबर से फेल हो गया। और श्रीकर 40% मार्क्स लाया है और 50 नंबर ज़्यादा लाया है, जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे ज़्यादा लाया है। तो पास परसेंटेज बताना है। तो देखिए पास मार्क्स कैसे होगा। देवव्रत 30% मार्क्स लाया है और 25 नंबर से फेल हो गया है। तो अगर 25 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो इसका मतलब 30% + 25 ये पास मार्क्स है। अब यहाँ पर श्रीकर 40% मार्क्स लाया है और 50 नंबर ज़्यादा लाया है, जितना पास होने के लिए रिक्वायर्ड था। तो मान लीजिए 40% में अगर 50 नंबर कम कर देंगे तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ पर वही किए हैं, 30% + 25 = 40% - 50। इस इक्वेशन में सॉल्व किए तो 10% = 75 आया। तो अगर 10% 75 है तो 25 कितना होगा? 3.33। अब पास मार्क्स निकालना था, तो पास मार्क्स कितना था? 30% + 25 मार्क्स, तो 30% + 3.33%। इससे निकल के आया 33.33% है पास मार्क्स। एक एग्जामिनेशन में कविता 25% ज़्यादा नंबर लाई है सविता से, सविता 10% कम नंबर लाई है दर्शिता से, और दर्शिता 25% ज़्यादा नंबर लाई है नयंसी से। अगर नयंसी 480 नंबर लाई है आउट ऑफ 750, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कविता क्या है? तो नयंसी 480 नंबर लाई है और दर्शिता 25% ज़्यादा लाई है, यानी कि 600 लाई है। अब सविता जो है वह दर्शिता से 10% कम लाई है, यानी 540 लाई है। अब कविता जो है वो 25% ज़्यादा लाई है सविता से, तो 540 × 5/4 यानी 125%। तो आंसर आ गया 675। सुष्मिता को x - 4 परसेंटेज चाहिए पास करने के लिए। वो 196 नंबर लाई है और 20 नंबर से फेल हो गई है। अगर मैक्सिमम मार्क्स 600 है तो x का वैल्यू निकालो। तो देखिए इसको पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए था? 196 नंबर ये लाई है और 20 नंबर चाहिए था पास होने के लिए, यानी कि 196 + 20 216 नंबर चाहिए था इसको पास होने के लिए। तो 216 कितना परसेंटेज है? तो 216/600 × 100 निकल के आया 36%, यानी 36% है पास करने के लिए, पास मार्क्स। और इसका ही वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में x - 4, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 40%। एक एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट x + 6% लाना पड़ेगा तब जाके वो पास करेगा। एक स्टूडेंट जो कि 37.5% लाया है वो 36 मार्क्स से फेल हो गया है। अगर टोटल मार्क्स एग्ज़ाम का 800 है तो x परसेंटेज निकालना है 225 का। हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 800। इसका 37.5% कितना होगा? 300। लेकिन पास मार्क्स कितना है? 37.5% + 36 मार्क्स, तो 300 + 36, 336 मार्क्स हो गया। ये 336 है, ये 800 का कितना परसेंटेज है? 42% है। और यहाँ पर बोला था कि हम लोगों को पास करने के लिए x + 6% चाहिए, तो यहाँ पर x + 6% = 42 है, तो x यहाँ से निकल गया 36। अब हम लोगों को निकालना है x % ऑफ 225, यानी 36% ऑफ 225, तो आंसर आ गया 81। इस सवाल में कह रहा है कि एक स्टूडेंट को एग्रीगेट 60% मार्क्स मिला है 5 सब्जेक्ट में, इन द रेशियो 10:9:8:7:6। अगर पासिंग मार्क्स जो है वो 45% है ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, और ईच सब्जेक्ट हैज़ द सेम मैक्सिमम मार्क्स, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्जामिनेशन। तो देखिए उसको 5 सब्जेक्ट 100 नंबर का है,
यानी कि ये टोटल 500 नंबर में ये एग्रीगेट में 300 नंबर लाया है। तो 500 का 60 कितना होगा, 60% 300। तो 300 को हम लोग बांट देंगे 10:9:8:7:6 का रेशियो में। इसके बाद हम लोग को बोला है कि कौन कौन पास हुआ है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में पास हुआ है वो बताना है। अब पासिंग मार्क्स कितना है, 45%। तो देखिए 45% से तो सब में ज़्यादा ही नंबर लाया है, इसका मतलब सब में पास ये हो गया है। दो कैंडिडेट एक इलेक्शन लड़ा है जिसमें से जीतने वाला 62% पाया है और 864 वोट से जीत गया है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल वोटर्स 100% होगा, जिसमें से कि 62% जीतने वालों को मिला है, तो हारने वालों को कितना मिला होगा, 38। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जीतने वाला 864 वोट से ज़्यादा जीता है, यानी कि ये दोनों का वोट्स का जो डिफरेंस है वो 864 है। तो 32% और 38%, अगर इसका गैप चेक करें तो 24%। तो ये 24% का वैल्यू दिया है 864, तो 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3600। और यही आंसर है। टोटल वोट्स कितना है, 3600। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया जिसमें कि 20% वोटर्स जो है वो अपना वोट को कास्ट ही नहीं किया, और जो कास्ट किया उसमें से 600 इनवैलिड हो गया। अब विनर को 75% ऑफ वैलिड वोट्स मिला और वो 1500 वोट से जीत गया। तो हम लोग को नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट निकालना है, कितना आदमी लोग वोटिंग लिस्ट में था। तो देखिए विनर को मिला 75%, लूज़र को मिला 25%, गैप हो गया 50%। तो 50% का वैल्यू 1500 दिया है क्योंकि वो 1500 वोट से जीता था। तो अगर 50% का वैल्यू 1500 है तो 100% का कितना होगा, 3000। ये जो 3000 ये वैलिड वोट है, लेकिन कहा था कि 600 इनवैलिड भी है, तो 600 इनवैलिड जोड़ दिए तो 3600 हो गया। अब ये जो 3600 है ये वोट कास्टेड है, लेकिन 20% तो वोट कास्ट हुआ ही नहीं था। तो टोटल कितना होगा, अगर 3680 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 4500। एक विलेज का इलेक्शन में राम प्रसाद 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पाया है, 20% ऑफ टोटल डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है वो 1200 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड फेवर्ड इन द फेवर ऑफ राम प्रसाद। तो टोटल वोट्स हम लोग जानते हैं कि 12,000 है, जिसमें से कि 20% इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना बचा, 80%, यानी कि 9600। तो हम लोग को पूछा है कि राम प्रसाद को कितना वोट मिला है, तो राम प्रसाद को वैलिड वोट्स का 70% मिला है। तो वैलिड वोट्स 9600 का 70% 6720 है। कॉलेज में एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के बीच में। टोटल वोटर्स का 10% इसमें भाग ही नहीं लिया है। अब जो कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है वो 60% वोट उसको मिला है और वो जीत गया है 360 वोट से। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स निकालना है। तो जीतने वालों को 60% मिला है, तो हारने वालों को 40% वोट मिला होगा। इन दोनों का जो गैप है यानी कि 20% का वैल्यू दिया है 360। तो अगर 20% का वैल्यू 360 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 1800। तो टोटल वोटर्स कितना होगा, हम लोग को मालूम है कि 10% टोटल वोटर्स जो है वो तो भाग ही नहीं लिया था। तो टोटल वोटर कितना होगा, 1890 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 2000। मोहन और सोहन के बीच में एक इलेक्शन हुआ जिसमें से कि टोटल वोटर्स का 5% जो है वो अपना वोट दिया ही नहीं और 60 वोट इनवैलिड हो गया। तो मोहन 60% ऑफ टोटल वोट्स पाया है और वो 330 वोट से जीत गया है। तो हम लोग को बताना टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट। तो देखिए जो विनर है वो 60% पाया है, तो लूज़र 40% पाएगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है 20%, उसका वैल्यू 330 दिया हुआ है। तो 100% का वैल्यू निकल के आ गया 1650। अब हम लोग को मालूम है कि टोटल वोट्स कास्टेड कितना हुआ है, 1650 है, और 60 वोट जो इनवैलिड हो गया था वो भी तो कास्ट हुआ है, तो उसको ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग को मालूम है कि 5% वोटर्स जो है वो अपना वोट कास्ट ही नहीं किया था, तो उसको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए 1710 जो है वो 95% का वैल्यू है, तो 100% का कितना वैल्यू होगा, 1800। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट किया था, 16.66% वोटर्स वोट ही नहीं किया, 975 वोट्स जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। जो विनर है वो 675 वोट ज़्यादा पाया उसका ओपोनेंट से, और टोटल वोटर्स लिस्ट में जितना वोट था उसका 40% वोट इसको मिला जीतने वाले को। अब हम लोग को बताना है परसेंट ऑफ वोट रिसीव्ड बाय डिफेक्टेड कैंडिडेट्स आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड। तो हम लोग को मालूम था कि 16.66% ऑफ टोटल वोटर्स वोट नहीं किया है, यानी कि 1/6 वोट नहीं किया है। तो अगर टोटल वोटर्स 600 है तो 100 वोट नहीं किया है, तो कितना वोट किया होगा, 500। तो 500x में इनवैलिड भी है 975, तो वैलिड वोट्स कितना हुआ, 500x माइनस 975। अब इसी में से विनर और लूज़र निकलेगा। तो विनर को
कितना मिला है, विनर को मिला है 40% ऑफ टोटल वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट। तो टोटल वोटर्स कितना है 600x, तो 600x का 40% कितना आएगा 240x, तो विनर को मिला है 240x। तो लूज़र को कितना मिला होगा, हम लोग जानते हैं कि विनर और लूज़र में 675 वोट्स का अंतर है। तो अगर विनर को 240x मिला है तो लूज़र को 240x माइनस 675 मिला होगा, 675 कम मिला होगा। अब हम लोग जानते हैं कि विनर प्लस लूज़र इज इक्वल टू वैलिड वोट्स। तो यहाँ पर हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, 240x प्लस 240x माइनस 675 इज इक्वल टू वैलिड वोट्स, यानी कि 500x माइनस 975। यहाँ से x निकलेगा 15। तो यहाँ से x अगर निकल गया तो हम लोग का लूज़र भी निकल गया, विनर भी निकल गया। लेकिन हम लोगों को बोला था कि जो लूज़र है वो कितना परसेंटेज वोट पाया था आउट ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड। तो जो लूज़र है वो 2925 वोट्स पाया था आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 7500। ये 7500 कहाँ से लाए हम लोगों को कहा था टोटल वोट्स कास्टेड। टोटल वोट्स कास्टेड है 500x, तो 500 इंटू 15 यानी 7500। तो आंसर आ गया 2925 अपॉन 7500 इंटू 100 इज इक्वल टू 39%। एक इलेक्शन में जहाँ पर 2 कैंडिडेट भाग लिया था, उसमें से x प्लस 10% वोटर्स अपना वोट दिया, जिसमें से कि 2% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। अब जो कैंडिडेट 12,348 वोट पाया है, जो कि x% ऑफ वैलिड वोट्स है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन इज 30,000। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल वोट्स कितना इनरोल्ड हुआ है 30,000। कितना वोट्स कास्ट हुआ है x प्लस 10%, तो x प्लस 10% ऑफ 30,000 कितना आता है 300x प्लस 3,000। अब इसमें से इनवैलिड 2% था, तो वैलिड कितना होगा 98%। तो 98% ऑफ 300x प्लस 3000। इसके बाद क्वेश्चन में कहा था कि एक कैंडिडेट जो कि 12,348 वोट्स मिला है वो x% है वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स तो अभी हम लोग का निकल गया, तो इस वैलिड वोट्स का x% 12348 है। तो यहाँ से हम लोग का इक्वेशन बनेगा, तो उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x निकल के आएगा 60। एक कॉलोनी में 55% लोग जो हैं वो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जबकि 27% इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 12% दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर 380 पीपल कॉलोनी में रह रहे हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर पसंद नहीं करते हैं। तो द हिंदू हम लोग को मालूम है 55% और इंडियन एक्सप्रेस मालूम है 27%। और ये भी मालूम है कि 12% जो है वो दोनों न्यूज़पेपर पसंद करते हैं, तो 12% को बीच में लगा दिए। अब जो द हिंदू ही सिर्फ पसंद करता है वो निकल जाएगा 55% माइनस 12% यानी 43%। और जो सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ही पसंद करता है वो कितना होगा 27% माइनस 12% यानी 15%। अब देखिए कि कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है, 43%, 12% और 15%, ये तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 70%। तो टोटल 70% न्यूज़पेपर कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो कितना लोग न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहा है, 30% नहीं पढ़ रहा है। तो 30% किसका नहीं पढ़ रहा है, मतलब टोटल पेपर है 380, तो 380 का 30% नहीं पढ़ रहा है कोई भी पेपर, तो वही आंसर हो जाएगा 380 का 30% 114। इस सवाल में मुझे थोड़ा डाउट है तो इसे हम बाद में देखेंगे। एक क्लास में हिंदी में फ़ेल हुआ है x माइनस 10% बच्चा, इंग्लिश में फ़ेल हुआ है x प्लस 5% बच्चा, और दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ है 20% बच्चा। अगर 360 बच्चा 800 बच्चा में से दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है तो हम लोग को वैल्यू निकालना है x का। तो देखिए कि हिंदी में कितना फेल हुआ है x माइनस 10%, इंग्लिश में x प्लस 5% और दोनों में 20%। तो अगर हिंदी का ही सिर्फ निकालेंगे ओनली हिंदी, तो x माइनस 10 माइनस 20%, तो x माइनस 30% निकल के आएगा। अब ओनली इंग्लिश में कितना कोई फेल हुआ है, तो x प्लस 5% माइनस 20% यानी कि x प्लस 15%। अब हम लोग को मालूम है कि 800 बच्चा में से 360 बच्चा पास हो गया है, तो फेल कितना हुआ है 440 बच्चा फेल हुआ है। और ये 440 बच्चा है ये 55% है। अगर ये 55% है जो फेल हुआ है तो टोटल फेल कितना हुआ है x माइनस 30, 20% और x माइनस 15%। ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये तीनों फेल हुआ है, ये तीनों फेल हुआ है और इसका वैल्यू 55 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 40। एक प्रोजेक्ट में 68% लोग काम कर रहे थे एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर,
47% लोग काम कर रहे हैं एज सुपरवाइज़र इंजीनियर और 120 आदमी दोनों डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो हम लोग को बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन प्रोजेक्ट में कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो टोटल 68% है और सुपरवाइज़र इंजीनियर 47% है। लेकिन देखिए 68% और 47% दोनों मिला करके कितना आता है, 115% आता है। तो 115% तो हो नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ से मालूम चल रहा है कि 15% एक्स्ट्रा है, यानी कि 15% को हम लोग 2 बार ऐड कर लिए हैं। इसीलिए जब बोथ है ना, वहाँ बोथ का सेक्शन में 15% आएगा। तो अगर बोथ का सेक्शन में 15% आ गया तो ओनली प्रोजेक्ट इंजीनियर और ओनली सुपरवाइजर इंजीनियर निकल के आ जाएगा 53% और 32%। अब यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया कि जो दोनों काम कर रहा है वो 15% है और 15% का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 120। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेना है, ईजी है। आरआरबी पीओ एग्ज़ाम में 69% बच्चा रीजनिंग में पास किया है, 57% बच्चा मैथ में पास किया है और 42% बच्चा दोनों में पास किया है। तो अगर 96% स्टूडेंट फेल हुआ है रीजनिंग में और मैथ में दोनों में, तो हम लोगों को बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था। तो रीजनिंग में 69% बच्चा पास किया है, मैथ में 57% और दोनों में 42%। इससे निकल जाएगा कि रीजनिंग में कौन कौन पास किया है, ओनली मैथ में कौन कौन पास किया है। तो टोटल पास कितना किया है, 27%, 42% और 15%, यानी कि टोटल पास किया है 84%। तो फेल किया है कितना, 16%। टोटल फेल हुआ है 16% और 16% का वैल्यू दिया है 96 स्टूडेंट। तो 16% का वैल्यू अगर 96 है तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 600। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 600। एक एग्ज़ाम में x-9% एक कैंडिडेट एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है और x+1% दूसरा सब्जेक्ट में फेल हुआ है और 18% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है। अगर 6000 बच्चा टोटल है, इसमें से 3360 बच्चा दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कि एक सब्जेक्ट में x-9% बच्चा फेल किया है और दूसरा सब्जेक्ट में x+1 बच्चा फेल किया है और दोनों में 18% बच्चा फेल किया है। तो ओनली वन सब्जेक्ट में कितना कितना फेल होने वाला है वो अभी मालूम चल गया हम लोगों को। अब हम लोग को बोल रहा है कि 3360 ऐसा बच्चा है जो कि दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में फेल किया है, यानी कि x-27 प्लस x-17 इतना परसेंटेज है जो कि मतलब फेल किया है दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में। तो 3360 अपॉन 6000 इंटू 100 56%। तो यानी कि 56% बच्चा इक्वल टू x-27 प्लस x-17। तो यहाँ से x निकल के आएगा 50। एक एग्ज़ाम में 70% बच्चा पास किया है प्रीलिम्स, 62% बच्चा पास किया है मेंस। अगर 55% ऑफ बच्चा दोनों एग्ज़ाम में पास हो गया है तो कितना परसेंट बच्चा दोनों एग्ज़ाम में फेल किया है। तो प्री में अगर 70% बच्चा पास किया है और मेंस में 62% बच्चा पास किया है और दोनों में 55% बच्चा पास किया है, तो ओनली प्री में कितना होगा, 70 माइनस 55 यानी कि 15। और मेंस ओनली मेंस में कितना पास किया होगा, 55 माइनस 62 माइनस 55, तो कितना आएगा 7%। तो टोटल जो फेल हुआ है कितना फेल हुआ है, पहले तो 5% निकाल लो, पास कितना कोई हुआ है 15% प्लस 55% प्लस 7%, यानी कि टोटल 77% बच्चा पास किया है। तो फेल किया कितना किया होगा, 23% फेल किया होगा। एक सेल्समैन को 9% कमीशन दिया जाता है टोटल सेल्स पे, उसके बाद इसको बोनस भी दिया जाता है, 3% का बोनस दिया जाता है ऑन द सेल्स ओवर 10,000। 10,000 के ऊपर जितना भी सेल्स हुआ है उस पर 3% इसको बोनस भी दिया जाता है। तो अगर ये बोनस 120 रुपया रिसीव किया है तो टोटल कमीशन कितना कमाया होगा। तो हम लोग को मालूम है कि बोनस 3% होता है ऑन द सेल्स अबव 10,000। तो 10,000 के ऊपर जितना भी सेल हुआ होगा उसका 3% ये 120 रुपया है। तो 10,000 के ऊपर कितना सेल हुआ है, अगर 3% 120 रुपया है तो 100% कितना होगा, 4,000। तो इससे मालूम चल गया कि टोटल सेल्स कितना होगा। टोटल सेल्स 10,000 प्लस 4,000 यानी कि 14,000 होगा टोटल सेल्स। तो जो सेल्समैन है उसको तो एक बोनस मिला है 120 रुपये का, उसके बाद कमीशन भी मिला है। कमीशन कितना मिला है, 9%। तो 9% ऑफ 14,000 निकल के आया 1260। तो टोटल अर्निंग कितना कमाया सेल्समैन, एक तो 1260 का कमीशन प्लस 120 रुपये का बोनस, यानी कि 1380 रुपये कमाया है टोटल। एक सेल्समैन को 13% कमीशन अलाउ किया गया है, अब उसको 2% बोनस भी दिया जाएगा 12,000 के ऊपर जितना भी सेल होगा। अगर टोटल अर्निंग उसका 6960 रुपीज़ है तो टोटल सेल्स हम लोग को बताना है। तो फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स हम लोग का 100x है, जिसमें से कि कमीशन उसको मिलेगा 13x और बोनस कितना मिलेगा 100x माइनस 12,000
इस पे उसको 2% का बोनस मिलेगा, जो कि सॉल्व करने से आएगा 2x माइनस 240। तो टोटल अर्निंग इसका कितना हुआ, एक तो 13x और दूसरा 2x माइनस 240। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल अर्निंग निकल के आ जाएगा 6960। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल के आएगा 480। एक सेल्समैन है जिसको कमीशन मिलता है 12% ऑन टोटल सेल्स, और 27,000 के ऊपर जितना भी सेल होता है उस पर भी इसको बोनस मिलता है 4% का। तो अगर टोटल सेल 46,500 है तो उसका टोटल कमीशन कितना बनता है, तो अगर टोटल सेल्स 46,500 है तो पहले तो उसको 12% कमीशन मिल जाएगा, जो कि बनता है 5,580। उसके बाद 27,000 के ऊपर जितना भी सेल है उस पर 4% का बोनस मिलेगा। तो 27,000 के ऊपर कितना सेल हुआ है, 19,500, उस पर 4% का इसको बोनस मिलेगा, जो कि बनता है 780। तो टोटल कमीशन इसका बनता है 5,580 प्लस 780, यानी कि 6,360 इसका टोटल कमीशन बनेगा। अगर किसी नंबर में उस नंबर का 85 5/7% जोड़ देंगे तो हम लोग को 520 मिलेगा। तो उसी नंबर का 7 1/7% कितना होगा वो पूछ रहा है। तो 85 5/7 का मतलब होता है 6/7। तो ये जो 7 है ये ओरिजिनल नंबर है, जिसमें अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा 520। तो 7 में से अगर 6 जोड़ देंगे तो 13 आता है। तो 13 का वैल्यू अगर 520 है तो ओरिजिनल नंबर यानी कि 7 का वैल्यू क्या होगा, अगर 13 का वैल्यू 520 है तो 7 का वैल्यू 280 आएगा। तो 280 जो निकला ये ओरिजिनल वैल्यू निकला, ओरिजिनल नंबर। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था कि ओरिजिनल नंबर का 7 1/7% बताओ। तो 7 1/7% होता है 1/14। तो 280 का 1/14 आंसर आया 20। इस सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो 33.33% है बी प्लस सी प्लस डी का, और सी जो है वो 16.66% कम है ए प्लस बी प्लस डी से। तो सी इज़ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन ए, ये बताना। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जो ए है वो 1/3 है बी प्लस सी प्लस डी का। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल के आया 1 और बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू आया 3। उसके बाद दूसरा साइड हम लोग को मालूम चला था कि सी जो है वो 16.66% कम है बी ए प्लस बी प्लस डी से। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस डी का वैल्यू आया 6 और सी का वैल्यू आया 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड में अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी देखें जोड़ करके, तो एक तरफ 4 आ रहा है, एक तरफ वैल्यू 11 आ रहा है। तो पहले इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो जब दोनों को इक्वल कर लिए तो हम लोगों को ए का वैल्यू 11 आया, सी का वैल्यू 20 आया। तो बस अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जो सी दिख रहा है कि 9 ज़्यादा है, तो अगर 9 ज़्यादा है 11 में तो कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 9/11 इंटू 100 81.81%। ए जो है वो 16.66% कम है ए प्लस बी से, और बी प्लस सी जो है वो 66.66% ज़्यादा है सी से। तो हम लोग को बताना है कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सी। अब हम लोग जानते हैं कि ए जो है 16.66% कम है ए प्लस बी से, यानी ए प्लस बी का वैल्यू 6 आया तो ए का वैल्यू 5 आया। उसके बाद बोल रहा है कि बी प्लस सी जो है वो 66.66% ज़्यादा है सी से। अगर सी का वैल्यू 3 है तो इसका मतलब बी प्लस सी का वैल्यू 5 है। तो अब हम लोग को बी का वैल्यू मिल गया दोनों तरफ से, एक तरफ बी का वैल्यू 1 है, एक तरफ बी का वैल्यू 2 है। तो पहले बी का वैल्यू को बराबर कर देते हैं। तो बी का वैल्यू का अगर बराबर कर लिए तो ए का वैल्यू आया 10, बी का वैल्यू आया 2 और सी का वैल्यू आया 3। हम लोग को बोला था ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सी, ए का वैल्यू 10 है, सी का वैल्यू 3 है। 10/3 इंटू 100 आंसर आ गया 333.33%। इस सवाल में कह रहा है कि परितोष इनकम टैक्स पे करता है 10% के रेट में। अगर उसका इनकम 10% से बढ़ जाता है और टैक्स रेट जो है वो 15% हो जाता है तो उसका नेट इनकम 3,500 से बढ़ जाएगा। तो परितोष का इनकम क्या है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसका इनकम अगर 100 था और वो 10% का टैक्स देता था तो नेट इनकम उसका 90 बचता था। अब उसका जो इनकम है वो 10% बढ़ गया है तो 100 से 110 हो गया है, टैक्स उसका 15% हो गया है, तो नेट इनकम कितना होगा 85% 110 का। तो 110 का 85% निकल के आया 93.5। तो यहाँ पर देखिए नेट इनकम कितना बढ़ रहा है 3.5। इस 3.5 का वैल्यू दिया है 3500। तो यहाँ से हम लोग का एक का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और एक का वैल्यू अगर निकल के आया तो 100 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और यही हम लोग को बताना है कि 100 का वैल्यू कितना है 1 लाख, यानी कि परितोष का इनकम 1 लाख है। इस सवाल को मैं होमवर्क रखना चाहूँगा, आप इसे एक बार ट्राई करिए। ये मेंस का सवाल है, क्लर्क मेंस। इस सवाल में कह रहा है कि जो जेम्स का इनकम है वो 60% ज़्यादा है थॉमस का इनकम से। जेम्स जो है अपना इनकम का 85% खर्चा करता है और थॉमस जो है वो 25% ज़्यादा बचाता है जितना जेम्स बचाता है। तो अगर थॉमस का एक्सपेंडिचर $280 है तो हम लोग को जेम्स का एक्सपेंडिचर बताना है। और ये भी बोला है कि हम लोग को रुपीज़ में बताना है
और $1 का वैल्यू 75 रुपीज़ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जेम्स का इनकम है वो 60% ज़्यादा है थॉमस का इनकम से। तो हम लोग 60% का क्या मतलब होता है 3/5। तो अगर थॉमस का इनकम 500 है तो जेम्स का इनकम 800 होगा। अब एक्सपेंडिचर में बोल रहा था कि जो जेम्स है वो 85% खर्चा करता है, तो 800 का 85% 680 होता है। तो इस हिसाब से सेविंग कितना करेगा 120। जेम्स का सेविंग हो गया 120 और कह रहा था कि थॉमस का जो सेविंग है वो 25% ज़्यादा है जेम्स से। तो थॉमस का सेविंग कितना हो गया 150। थॉमस का सेविंग मालूम चल गया तो थॉमस का एक्सपेंस भी मालूम चल जाएगा 350। अब हम लोगों को कहा था थॉमस का जो एक्सपेंडिचर है वो है $280। तो इसका मतलब जो 350 है ये $280 के बराबर है। तो हम लोगों को जेम्स का एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी कि 680 का वैल्यू निकालना है। 350 का वैल्यू दिया है $280, हम लोग को वैल्यू निकालना है 680 का। तो 680 का वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन याद रहे ये डॉलर में आ रहा है वैल्यू, इसको इंटू कर देंगे 75 से ताकि ये रुपीज़ में आए, तब जाके रुपीज़ में आएगा तो वैल्यू निकल के आएगा 40,800। श्रीकांत अपना इनकम का x+4% इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करता है, 3x-2% रेंट में खर्चा करता है और 18% शॉपिंग में खर्चा करता है। और हम लोगों को बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी में जितना खर्चा करता है उसका वैल्यू है 7,175 और श्रीकांत का इनकम है 51,250। तो हम लोग को बताना है कि रेंट में वो कितना खर्चा करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा करता था x+4%, और वही x+4% का वैल्यू दे दिया है 7175। तो x+4% ऑफ 51,250 इज इक्वल टू 7175। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 10। अगर x का वैल्यू 10 आ गया तो रेंट में कितना खर्चा कर रहा है 3x-2% यानी कि 28%। तो रेंट का खर्चा निकाल लेंगे आराम से, 51,250 का 28%, वही तो आ गया रेंट 14,350 आंसर। अरुण का एनुअल इनकम है 6.24 लाख। ये 38/13% अपना मंथली इनकम का फूड और रेंट में खर्चा करता है। बाकी जो बच गया उस इनकम में 12/2% ये जिम में खर्चा करता है। अब और जो पैसा बच गया उसमें से 14/7% ये क्लोथिंग में खर्चा करता है और 75% ऑफ द रिमेनिंग ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। अगर सारा खर्चा निकाल करके इसके पास कुछ कैश हाथ में बचता है तो हम लोग को बताना है कि कितना कैश अरुण के पास 1 साल के बाद बचेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि फूड एंड रेंट में कितना खर्चा किया है 38/6/13%। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इसका वैल्यू आएगा 5/13। जिम में खर्चा किया है 1/8, क्लोथिंग में खर्चा किया है 1/7। अब हम लोग को मालूम है कि इसका एनुअल इनकम है 6.24 लाख। इसका मतलब मंथली इनकम कितना होगा 6.24 लाख अपॉन 1252,000। तो हम लोग को बताना है कि इसके पास कैश कितना बचा है। तो 52,000 का सबसे पहले तो ये 5/13 खर्चा कर दिया है, तो बचा कितना 8/13। उसके बाद जितना रिमेनिंग है उसका 1/8 जिम में खर्चा किया तो बचा कितना 7/8। उसके बाद क्लोथिंग में 1/7 खर्चा किया तो बचा कितना 6/7। उसके बाद ये 75% खर्चा किया म्यूचुअल फंड में तो बचा कितना 1/4। तो 1/4 इंटू कर दिए इक्वल टू कैश, इतना ही कैश उसके पास होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल गया कि कैश है 6,000। लेकिन ये जो कैश 6,000 है ये मंथली का है, हम लोग को तो एनुअली निकालना था, तो 6,000 गुना 12 कर देंगे यानी कि 72,000 आ जाएगा कैश एनुअली। एक 18 लीटर का सॉल्यूशन था जिसमें कि शुगर था 8%। उसके बाद उस सॉल्यूशन से 3 लीटर पानी निकाल लिया गया। तो अब कितना शुगर परसेंटेज होगा रिमेनिंग सॉल्यूशन में। तो पहले मान लीजिए 18 लीटर है, उसमें 8% शुगर है, तो कितना शुगर है 18 का 8% 1.44 लीटर शुगर है। उसके बाद 3 लीटर पानी निकाल दिया, तो अब शुगर कितना परसेंटेज रहा, तो शुगर तो 1.44 लीटर ही रहेगा। तो 1.44 अपॉन 15, क्योंकि अब जो सोल्यूशन है वो तो 15 लीटर रह गया, तो 1.44 अपॉन 15 इंटू 100 9.6% आ गया। इस सवाल में कह रहा है कि 16 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें एसिड है 25% और 75% वाटर है। तब 16 लीटर में अगर 25% एसिड है इसका मतलब 4 लीटर एसिड होगा और 12 लीटर वाटर होगा। फिर कह रहा है कि इसमें कितना हम लोग पानी ऐड करेंगे ताकि जो एसिड है वो 20% सिर्फ रह जाए, 25 से 20% सिर्फ रह जाए। तो इसका रेशियो देख लेते हैं। पहले का रेशियो कितना है 4/12। तो 12 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे, x ऐड कर देते हैं ताकि क्या रेशियो बन जाए 20/80, 20% एसिड और 80% वाटर। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4, यानी कि 4 लीटर हम लोग पानी ऐड करेंगे तब जा कर के एसिड लिक्विड 20% हो जाएगा। ये सवाल भी बिल्कुल सिमिलर है। इस सवाल में कह रहा है कि 15 लीटर का पानी है
जिसमें एसिड है 40% और वाटर है 60%। और अब कह रहा है कि हम लोग कितना पानी इसमें निकाल ले ताकि एसिड जो है वो 60% हो जाए और पानी 40% हो जाए। तो पहले तो हम लोग देख लिए कि एसिड 40% है और वाटर 60% है। तो 15 का 40% यानी कि 6 लीटर एसिड है और 15 का 60% यानी कि 9 लीटर पानी है। तो 6/9। अब हम लोग पानी कितना कम करेंगे, तो मान लीजिए कि x कम करेंगे तो 9 माइनस एक्स कर दिए। तो कितना रेशियो होना चाहिए, 60/40 का रेशियो होना चाहिए। 60% एसिड और 40% लिक्विड। तो इसको हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाले 5, यानी कि 5 लीटर अगर हम लोग पानी कम करेंगे तब जा कर के एसिड 60% रह जाएगा और पानी 40% रह जाएगा। इस सवाल में कह रहा है कि एक एग्ज़ाम में 297 बच्चा था जिसमें से कि 19.19% फेल हो गया, तो कितना परसेंट पास किया। देखिए जब भी ए बी परसेंट रहे, जैसे यहाँ पर है 19.19%, जब भी इस तरह का केस रहे तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, AB/99। तो इसीलिए 19.19% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 19/99। तो यहाँ से मालूम चल गया कि अगर 297 का 19/99 फेल हुआ है तो पास कितना हुआ है। तो फेल यहाँ पर निकल के आया 57। तो 57 अगर फेल हुआ है तो पास निकल के आ जाएगा 297 माइनस 57 240। इस सवाल में कह रहा है कि एक स्कूल में गर्ल्स जो है वो 16.66% है और बॉयज़ का नंबर दिया है 275। तो हम लोग को बताना है कि कितना स्टूडेंट है क्लास में, स्कूल में। तो मान लीजिए कि अगर गर्ल्स 1/6 है तो बॉयज़ 5 होगा और गर्ल्स 1 होगा। और हम लोग को मालूम है कि 5 बॉयज़ है और 5 का वैल्यू दिया है 275। अगर 5 का वैल्यू 275 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 330, और 330 ही है टोटल स्टूडेंट्स। आंसर आ गया। इस सवाल में कह रहा है कि a+10% एक नंबर का अगर उसमें 180 जोड़ दिया जाए तो जो रिज़ल्ट होगा वो सेम नंबर आ जाएगा। फिर कहता है कि अगर 120% ऑफ द ओरिजिनल नंबर 540 है तो बताइए a+6% ऑफ द ओरिजिनल नंबर क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ बोल रहा है 120% ऑफ ओरिजिनल नंबर 540 है, तो ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा आराम से। 450 निकल के आया ओरिजिनल नंबर। जब ओरिजिनल नंबर निकल के आया तो क्या क्वेश्चन में कहा था कि ओरिजिनल नंबर का a+10% जो है अगर उसमें 180 जोड़ देंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा, यानी कि 450 मिल जाएगा। तो 450 का a+10% प्लस 180 इज इक्वल टू 450। तो यहाँ से इस इक्वेशन से a निकालेंगे तो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50। लेकिन सवाल में हम लोग को a निकालने के लिए नहीं कहा था, हम लोग को बोला था कि ओरिजिनल नंबर का a+6% निकालो। तो a+6 यानी कि 50 + 6 56। तो 56% निकालना है हम लोगों को 450 का। इस सवाल में कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें कि टोटल स्टूडेंट x+10 है, जिसमें से कि x% गर्ल्स है और बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस है 10। नंबर ऑफ़ गर्ल्स आर 10 लेस देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो हम लोगों को निकालना है कि कितना x का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को हिट एंड ट्रायल यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। हर ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट हो रहा है। तो यहाँ पर कहा था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पर पहले 10 रख के देखेंगे, 20 रख के देखेंगे, 30 रख के देखेंगे, 40 रख के देखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 40 में। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 40। इस सवाल में कह रहा है कि एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है a:1। इस क्लास में 60% ऑफ द स्टूडेंट गर्ल्स है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है। तो वैल्यू बताना है a⁴ - 16 का। तो हम लोग जानते हैं टोटल स्टूडेंट अगर 90 है और उसमें से गर्ल्स 60% है, यानी कि 54 गर्ल्स है, इसका मतलब 36 बॉयज़ है। और हम लोग को मालूम है कि बॉयज़ और गर्ल्स का क्या रेशियो है, a/a+1। तो a/a+1 का वैल्यू अगर 36/54 है तो यहाँ से a का वैल्यू निकल के आएगा 2। अगर a का वैल्यू 2 आ गया तो आंसर क्या बोला था, a⁴ - 16, यानी कि 2⁴ - 16, आंसर आ जाएगा 0। इस सवाल में कह रहा है कि एक ऑरेंज का बक्सा में 12% जो है वो सड़ा हुआ है और जो अच्छा कंडीशन में वो 264 है। तो हम लोग को बताना कि टोटल ऑरेंज कितना है। तो अगर 12% सड़ा हुआ है तो 88% अच्छा होगा और 88% का वैल्यू दिया हुआ है 264 अच्छा है। तो अगर 88% का वैल्यू है 264 तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 300। तो 300 आ गया टोटल नंबर ऑफ़ ऑरेंज इन द बास्केट। इस सवाल में कह रहा है कि एक क्लास में 200 बच्चा है, 172% है और अपसेंट है x-6%। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है x का। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल बच्चा अगर 200 है और प्रेजेंट है 172, तो अपसेंट कितना होगा 28। तो 28 कितना परसेंट है, 14% है और ये 14% का वैल्यू दिया है x-6।
तो अगर x माइनस 6 14 है तो x होगा 20 और x ही निकालने बोला था। यहाँ पर हम लोग का परसेंटेज का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। अब यहाँ से आप मेंस की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। होप यू क्रैक द एग्ज़ाम with lot of greetings. Before ending the video, please say once Jai Siya Ram.